मेरे साथ एक दोस्त था जिसने मुझे मैसेज किया है कि मैं आपके साथ फ़ुटबॉल के मैच पर जाना चाहता हूँ। वो अपनी मर्ज़ी से गया था। मुझे पता नहीं था कि वो घर से भागा हुआ था कि नहीं भागा हुआ था। तो उसके वालिदैन साहब ने, जो एडवोकेट साहब थे इधर, रोशन ज़मीर साहब, उसने आईजी साहब को एक रिपोर्ट तलब की। इसके लिए कि सीओ साहब थे, उनको इंक्वायरी की कि आपने कहा कि ये बात मान लो। तो मैंने कहा सर मैंने ये काम नहीं किया है, सर मेरा मेडिकल कर दें, अगर मेडिकल हो जाए तो मैं सर मुझे गोली मार देना, अगर नहीं है तो सर जी मेहरबानी करके मुझे ज़्यादा टॉर्चर मत करें। जिसकी वजह से मुझे करंट और शॉर्टेज दिए जाते थे। उस वालिदैन याद आते हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके टाइम तो हम मुश्किलात में भी नहीं थे, कोई हमारे पास परेशानी नहीं थी। अभी बहुत परेशानी है, कुछ भी नहीं है। एक बहन है हमारे साथ जिसने हमारे साथ सारी ज़िंदगी गुजार दी है। अगर ये नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता। अमीन खान साहब के पास गया था तो अली अमीन खान ने हमारे लिए कहा था, मुझे लेटर भी लिख कर दिया था और कप्तान साहब ने भी लिख दिया था, अल्लाह इनको खुश रखे सारी ज़िंदगी। और इनके बहन भाइयों के लिए सारी अपनी ज़िंदगी ख़राब की है, इनको ही दी है अपनी ज़िंदगी। यह वसीला एक भाई का था, कुछ खाने के लिए भी ले आता था, राशन वाशन भी दे लेते थे, नौकरी तनख्वाह भी मिल जाती थी तो घर का गुजारा अच्छा चल जाता था। अब तो मैं ख़ुद भी बीमार हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होता। तो गुजारिश है कि हमारे भाई की नौकरी इमरान खान को कहो कि बहाल कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका होस्ट रिजवान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम आज एक ऐसी स्टोरी आपको दिखाने और सुनवाने जा रहे हैं जो ना एक कहानी है, ना एक किस्सा है, बल्कि हक़ाइक़ पर मबनी इस घर के हालात हैं। हम आज मौजूद हैं महल्ला जोगियों वाला डेरा इस्माइल ख़ान के घर में, जहाँ हर तरफ गुर्बत, मुफलसी का दौर दौरा है। ये कहानी है एक नौजवान मोहम्मद अली की, जो इससे कबल एफसी में तैनात था और नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। घर का वाहिद कफ़ील था। अफसरान बाला से अपील भी की, अदालत भी गया, मगर ताहाल इसको इंसाफ नहीं मिल सका। आज मोहम्मद अली की कहानी उसकी अपनी ज़बानी सुनेंगे कि उसकी नौकरी क्यों ख़त्म हुई और उसके बाद के मसाइल उसके साथ क्या हैं, कहाँ कहाँ इस इंसाफ के लिए इसने दरवाज़े खटखटाए और अभी तक इसको इंसाफ क्यों नहीं मिला। तो अली की ज़बानी हम सुनते हैं। अली, ये बताइए कि कितना अरसा हुआ आपकी नौकरी को और एफसी में आप बतौर क्या तैनात हुए, क्या आपकी नौकरी थी? सर मैं मोहम्मद अली कुक सिपाही था, खटक स्काउट में मैं दौरान ड्यूटी करता था। और मैं 1 माह कबल छुट्टी पर आया था तो मेरे साथ एक दोस्त था जिसने मुझे मैसेज किया है कि मैं आपके साथ फ़ुटबॉल के मैच पर जाना चाहता हूँ। वो अपनी मर्ज़ी से गया था। तो जिस दौरान ड्यूटी में फिर मैं छुट्टी पर इधर ही था तो वो मैंने कहा चलो आ जाओ आप मैच पर। तो वो मैंने उसको बुला लिया। मुझे पता नहीं था कि वो घर से भागा हुआ था कि नहीं भागा हुआ था। तो उसके वालिदैन साहब ने, जो एडवोकेट साहब थे इधर, रोशन ज़मीर साहब, उसने आईजी साहब को एक रिपोर्ट तलब की, जिसकी वजह से मुझे मंज़र स्काउट में मेरी रिपोर्ट पहुंची और उधर से मेरे पास बंदों ने काले माले की। तो मैं वहाँ पेशावर में था। तो पेशावर में मैंने एक बहाना बनाया था। जब जो बहाना मैंने कहा था कि मुझे किसी ने ज़ख्मी किया तो मैं सीए में दाखिल हो गया था। तो उसके बाद जब वो मेरे साथ था तो वो पिंडी चला गया था। पिंडी के बाद मैं पेशावर में था। तो खुदा का कहना सो कि उसके वालिदैन ने कहा कि वो किधर है, मेरे साथ नहीं था बिल्कुल। और हमारे जो 39 के सीओ साहब थे, उनको इंक्वायरी की कि आपने कहा कि ये बात मान लो। तो मैंने कहा सर मैंने ये काम नहीं किया है, तो भैया हम आपको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद उसने कहा ये मान लो तो हम छोड़ देंगे। 15 दिन तक मेरे साथ तशद्दुद हुआ है और 15 दिन मैंने मार खाई है 39 के सीओ साहब से। उसके बाद मैंने कहा जी सर मैंने ये काम किया। तो मैंने उनको कहा कि सर मेरा मेडिकल कर दें, अगर मेडिकल हो जाए तो मैं सर मुझे गोली मार देना, अगर नहीं है तो सर जी मेहरबानी करके मुझे ज़्यादा टॉर्चर मत करें। जिसकी वजह से मुझे करंट और शॉर्टेज दिए जाते थे। उसके टाइमिंग मेरी दिमाग की ख़राब हो गई थी। मैंने ये बात कह दी कि मैंने ये काम किया है, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया था। मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है उसमें, जहाँ मेरे अभी तक कागज़ पड़े हैं वो मुझे नहीं देते हैं कागज़। कहते हैं कि आपके इधर नहीं है कागज़। जब मेरे कागज़ नहीं तो फिर मुझे नौकरी से कैसे निकाल दिया था, अभी तक मुझे वो रिपोर्ट नहीं मिली है।
कितना अरसा हुआ आपकी नौकरी को, और नौकरी जाने के बाद आपने बाकायदा तौर पर जो आपके कमांडेंट हैं उनको आपने अपील की? अगर अपील की तो आपको फिर उन्होंने बुलाया, आपकी दाद रसी की, आपसे पूछा कि आपने किया कि नहीं किया? सर मैं तो फिर गया था, मगर मुझे जाने में तकरीबन मैं 1 माह मंजर स्क्वाड में जाता हूँ जहाँ मेरी एंट्री बंद थी, अंदर मुझे नहीं छोड़ते थे। मैंने उनसे कहा है कि मुझे केस दे दो, मैं ताकि केस कर लूँगा। उन्होंने कहा कि आपकी एंट्री बंद है और आपके कागज़ यहाँ से FC साउथ चलेंगे। तो FC साउथ में जाता हूँ कागज़ मांगने के लिए, वहाँ भी नहीं देते हैं। फिर वो बोलते हैं सेक्टर चले गए, सेक्टर जाते हैं तो उधर भी कागज़ नहीं है। बस फिर में हम कहाँ जाएँ सर। हमारा इमरान खान से यही मुतालबा है कि हमें मेहरबानी करके इंसाफ दिया जाए, और IG साउथ की बहुत ही वो मेहरबानी होगी कि हमारे साथ इंसाफ कर लें। हम बहुत गरीब हैं, अगर आप सर एक दफ़ा चांस दे दें तो जहाँ भी कहेंगे, जहाँ भी हुक्म देंगे तो इंशाल्लाह हम सर ड्यूटी के लिए जाने के लिए तैयार हैं। तो जब आपको ये मारते थे तो क्या कहते थे कि ये जो है तुमने उसके बच्चे को अगवा किया है, या फिर मारने के बाद या उसके बाद आपकी कोई मेडिकल भी कराया गया, उसकी कोई मेडिकल की रिपोर्ट्स भी इन्होंने दी जिस बिहाफ पे इन्होंने आपको निकाला, या उससे पहले आपको कोई नोटिस भी जारी किए कि इस वजह से हम आपको निकाल रहे हैं आओ, या आपको कुछ उन्होंने सुनवाई का मौका दिया? नहीं, रात को जब हमारी इंटरोगेशन होती थी तो बड़ा साउंड सिस्टम लग जाता था और मुझे करंट दिए जाते थे। 39 किलो का CO था, बहुत सख्त CO था। मैंने सर से कहा था कि सर ये बात मैंने नहीं किया, ये काम नहीं किया सर, आप वैसे मनवा रहे हैं तो मानते हैं सर। मुझे शार्टेड दिए जाते थे जब शाम तकरीबन 9-10 बजते थे, तो रात को 12-1 बजे तक हमारी इंटरोगेशन होती थी। और इंटरोगेशन सख्त, आर्मी की इंटरोगेशन इस तरह होती है कि बस वहाँ गधे भी मान लेते हैं कि ये बात आपने किया। लेकिन मैंने उनको कहा था कि सर प्लीज़ आप मेडिकल कर लें तो फिर अच्छा होगा, ऐसे इंसाफ कर लें सर। आप इंसाफ नहीं करने वाले, आप अगर इंसाफ नहीं करते तो अल्लाह का इंसाफ है कि हमारे साथ अल्लाह इंसाफ करेगा सर। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि आप ये बात मानेंगे। मैंने 10-15 दिन नहीं माना है, तो उसके बाद आखिर इतना शार्टेड दिए। जब मुझे दिमाग पर शार्टेड दिए तो मैंने ये बात मान ली। उसके बाद 3 महीने मैंने क्वार्टर गार्ड गुजारिया है। एक हमारे साथ दूसरा भी दोस्त था, वो उसने कहा था कि ये बात तुम मान लो फिर आपको CO साहब छोड़ देगा। मैंने कहा अच्छा। वो जब रात को जब मुझे खाना देता था तो सख्त सर्दी होती थी, तकरीबन मुझे खाना भी 8-9 बजे खाना मिलता था। कभी कभी तो बस इस तरह चुप करके पड़ा रहता था, क्योंकि ऐसे कमरा होता था ना, फिर समझ नहीं आती थी कि किस कमरे में मैं आ गया हूँ। नौकरी के बाद गुजर बसर कैसे होता है? जो है आपकी कितने बहन भाई हैं, वालिदैन हयात हैं या फौत हो चुके हैं, और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपकी कैसे गुजर रही है? नहीं, वालिदा और वालिद फौत हो चुके हैं। उसके बाद हमारा बस यही काम है, कभी किसके घर के काम कर लेते हैं, कभी किसी घर के काम, और पता नहीं है कि फिर अल्लाह ने क्या करना है हमारे साथ। वालिदैन याद आते हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके टाइम तो हम मुश्किलात में भी नहीं थे, कोई हमारे पास परेशानी नहीं थी। अभी बहुत अभी बहुत परेशानी है, कुछ भी नहीं है। एक बहन है हमारे साथ, जिसने हमारे साथ सारी ज़िंदगी गुजार दी है। अगर ये नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता पता नहीं क्या होता। घर आपका अपना है? ये मामू और का है, झूठ नहीं बोलते, हमारा अपना घर नहीं है। तो उन्होंने वैसे दिया हो या किराए पर है? वैसे दिया हुआ है, बस कभी कभी कहते हैं कि आप बस घर अपना फारग करो, अब मेहरबानी करो, दूसरी कोई जगह पकड़ लो। उनसे कहते हैं सब्र कर, जो क्या करें। कितने बहन भाई? 4 भाई हैं और 5 बहन हैं, जो कि एक भाई किराए पर है, एक फौत हो गया, एक बड़ा वो हमारे साथ नहीं होता है। तो बाकी भाई आपसे छोटे? नहीं, वो एक जो छोटा है वो उसने अपना घर लिया हुआ है किराया कर, शादी कर, हमारे साथ नहीं है। वो 5 बहनें हमारे साथ हैं। आपकी शादी हुई है? जी नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है। और बहनों की शादी हुई है? हाँ, बहनों की हुई है, एक कराची में है, एक बनू में है, और एक इधर ईदगाह में है। बस चल रहा है, वक्त गुजर रहा है, लेकिन हमारे साथ इंसाफ किया जाए। IG साहब से दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी हमें बहाल किया जाए। हमारे साथ कोई मेडिकल बोर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे हमें निकाल दिया नौकरी से सर, ये वैसे बात मनवा ली, मगर ये बात नहीं थी, वो अपनी मर्ज़ी से गया था। IG साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें नौकरी से बहाल किया जाए। इमरान खान साहब से भी कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए।
کہاں کہاں اپیل آپ نے کی, اپنے ڈپارٹمنٹ بھی کی, وہاں سے آپ کو انصاف نہیں ملا, تو آپ عدالت نہیں گئے ہیں؟ عدالت سے آپ کو کوئی انصاف نہیں ملا؟ عدالت میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا اپنا کیس ہمارے پاس لے آئیں, اپنے کاغذ لے آئیں تو ہم آپ کا کیس دیکھیں گے, اگر ہوگا تو انشاءاللہ کر دیں گے. لیکن ہم یونٹ جاتے ہیں, وہاں کاغذ مانگتے ہیں, ادھر بھی کاغذ نہیں دیتے ہیں. سیکٹر جاتے ہیں, وہاں بھی نہیں دیتے ہیں. آج میں IG ساؤتھ پہ دفتر میں بھی گیا ہوں, ادھر بھی کاغذ نہیں دیتے, جس پر گیٹ پر کہتے ہیں کہ آپ کی انٹری بند ہے پیچھے سے. سر انٹری بند تو ہوتی ہے سر, لیکن ہمارے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہو رہا, ہمیں کاغذ کیوں نہیں دیتے. آخر میں نے ڈیوٹی کیا, 3 سال 4 مہینے میں نے ڈیوٹی کیا ہے, تو پھر اس ٹائم میں بھرتی تھا, ابھی میری کاغذ کدھر گئے ہیں. تو پھر آپ نے جا کے دوبارہ عدالت کو بتایا کہ آپ کے حکم کے خلاف, حکم کے باوجود یہ لوگ جو ہے مجھے اپنے کاغذ نہیں دے رہے ہیں, کوئی انکوائری رپورٹ نہیں دے رہے ہیں, تو میں کہاں جاؤں؟ جی میں ریڈر صاحب کے پاس گیا تھا, جو میرے ساتھ اچھائی کرنے والا ہے, ہائی کورٹ کا ریڈر, تو اس نے مجھے بولا ہے کہ آپ یہ کیس لائے آئیں گے تو آپ کا کیس ہوگا. پھر میں نے اس کو بتایا, وہ کہتے ہیں آپ یونٹ جاؤ. جو یونٹ بھی جاتا ہوں ادھر بھی نہیں دیتے, ابھی میں کہاں جاؤں. تو ابھی ڈپارٹمنٹ سے ڈپارٹمنٹ تو آپ کو نظر انداز کر رہا ہے. ابھی جو ارباب اختیار ہیں, ہمارے منتخب نمائندے ہیں, ان سے آپ کا کیا مطالبہ؟ علی امین خان صاحب کے پاس گیا تھا, تو علی امین خان نے ہمارے لیے کہا تھا, مجھے لیٹر بھی لکھ کر دیا تھا, اور کپتان صاحب نے بھی لکھ دیا تھا, اللہ ان کو خوش رکھے ساری زندگی, اور ان کے جیسے بھی ہوں پگوں پہ سر کا سیر اسی طرح چڑھتا رہے, اور اللہ ان کو مزید ترقی دے. لیکن علی امین خان صاحب بہت اچھے انسان ہیں. ابھی تو کچھ دن ہوئے ہیں آیا تھا, تو لیکن یہ چلا گیا تھا. ان کو کہا تھا کہ ہمارے لیے مہربانی کرو, نوکری کے لیے کر دو. لیکن علی امین خان نے کہا, عمر امین خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم کسی اور جگہ پر آپ کو کرتے ہیں, لیکن ہم نے نوکری ہے, ہمارے بابا نے بھی فوج میں نوکری کی تھی, ہم ادھر ہی نوکری کرنا چاہتے ہیں واپس. جب کوئی غمی یا خوشی آتی ہے, عید آتی ہے, یا کوئی بیمار ہوتا ہے, تو اس وقت آپ علاج معالجے کے لیے, غمی خوشی کے لیے, پھر وہ کیسے بندوبست ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی پھر کیسے گزرتی ہے؟ بس یہی ادھار لیتے ہیں, کبھی کسی سے ادھار لے لیتے ہیں, کبھی کسی سے ادھار لے لیتے ہیں, تو مانگتے رہتے ہیں. بس مانگنے میں یہی گزر چل رہا رہتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو کبھی کسی سے مانگتے ہیں, کبھی کسی سے مانگتے ہیں. علی امین خان صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ بھی کبھی ہمارے ساتھ تعاون کر لیتا ہے, لیکن ہمارا علی امین خان سے بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں برائے مہربانی کر کے ہماری نوکری کے لیے کچھ کریں. علی امین صاحب سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے حالات گھر کے بہت مشکلات ہیں, کیا کریں, ہمیں کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی دینے والا بھی نہیں ہوتا, تو اب ہم کہاں جائیں. اگر آپ پرائم منسٹر صاحب ہیں, آپ کی ایک کال پر ہم بحال ہو سکتے ہیں. آپ کی عمران خان صاحب سے بھی تعلقات زیادہ ہیں, بیٹھنا اٹھنا بھی ہے, تو آپ عمران خان صاحب کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور علی امین خان کو اللہ کچھ نہ کرے. ہمارے تو ڈی اے خان کے لیے بہت چیزیں کی ہیں, لیکن مہربانی کر کے ہمارے غریب کے لیے بھی سوچ لیں. متاثرہ علی کی بڑی بہن ہے ریحانہ بی بی, جس نے اپنے اس کنبے کی, اپنے بھائیوں کی, بہن بھائیوں کی کفالت کے لیے ساری زندگی وقف کر دی, اور شادی تک نہیں کی. یہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی بہن بھائیوں کا پیٹ پالتی ہیں اور ان کی کفالت کرتی ہیں. ان کو اس زندگی میں کیا مشکلات درپیش ہیں, اور اپنے بھائی کے لیے وہ کیا مطالبہ کرتی ہیں حکومت وقت سے. جب اس کی نوکری تھی تو اس کے کیا حالات تھے, اور اب ان کے کیا حالات ہیں, یہ ان سے جانیں گے. ریحانہ بی بی یہ بتائیں کہ ساری زندگی آپ نے ان کی کفالت کے لیے, ان کی نشو و نما کے لیے وقف کر دی, لوگوں کے گھروں میں آپ کام کرتی ہیں, تو آپ کی اپنی بھی خواہشات ہوں گی, آپ کی اپنی ایک زندگی تھی جو آپ نے ان کے لیے وقف کر دی, تو کیسی زندگی گزر بسر ہوتی ہے؟ شکر ہے, بہن بھائیوں کے لیے ساری اپنی زندگی خراب کی ہے, انہوں کو ہی دی ہے اپنی زندگی. لیکن میرے بھائی کی نوکری ہے, بے گناہ اور بے تصویر میں 5 منٹوں میں ان لوگوں نے چھین لی ہے. کوئی وہ بھی نہیں ہے, وسیلہ ایک بھائی کا تھا, کچھ کھانے کے لیے بھی لے آتا تھا, راشن واشن بھی دے لیتے تھے, نوکری تنخواہ بھی مل جاتی تھی تو گھر کا گزارا اچھا چل جاتا تھا. لیکن ان لوگوں نے کوئی انصاف بھی نہیں کیا. بچہ جب بھی جاتا ہے نوکری کے لیے, نہ گیٹ پہ چھوڑتے ہیں, نہ اندر جانے دیتے ہیں, نہ کسی سے ملنے دیتے ہیں. تو عمران خان سے, علی امین سے, اس کے بھائی کے ساتھ ہماری یہی گزارش ہے کہ ہمارے بچے کی نوکری بحال کی جائے.
अगर कोई बच्चे का कसूर था भी सही तो अब इसलिए बात के लिए हम माजरत चाहते हैं। बहुत हो गया, अब तो हमारा कमाने वाला भी कोई नहीं है। अब तो मैं खुद भी बीमार हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होता। तो गुजारिश है कि हमारे भाई की नौकरी इमरान खान को कहो कि बहाल कर दे। आप लोगों के घरों में काम करती हैं? जी हाँ, लोगों के घरों से काम भी करती हूँ और घर में भी कुछ चीज़ें मीज़ें बना के वो कर लेती हूँ, गुजारा चला लेते हैं। अब इस बच्चे का कोई काम भी नहीं है, कोई कारोबार भी नहीं है, कभी किसके पास भटकता है, कभी किसके पास। तो कितनी तनख्वाह मिल जाती है आपको जब आप किसी के घर में काम करते हैं? सारा दिन अगर एक घर में काम करते हैं तो कितने पैसे मिल जाते हैं महीने? मिल जाते हैं कुछ अच्छे खासा मिल जाते हैं, किसी से 3,000, किसी से 2,000, बस ऐसे मिल जाते हैं। तो आपने इन बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए शादी नहीं की, आपकी अपनी भी कोई ख्वाहिशात होंगी जो आपने वक्त कर दी? नहीं, ख्वाहिश यही बस अपने बहनों भाइयों की है और कोई भी नहीं है। तो अब इसी की ख्वाहिश रखी हुई है नौकरी के लिए। सब कहते हैं अली अमीन को कहो, अली अमीन को कहो। तो अब यही है और तो कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, आपने इस घर की कहानी सुनी। अली ने बताया, उनकी बड़ी बहन ने बताया कि इनके घर में गुर्बत का राज है। जब अली रोज़गार से था, नौकरी में था, तो ये इस घर में खुशहाली थी, लेकिन उसकी नौकरी छीनने के बाद घर में फाके हो गए हैं, फाकों पर मजबूर हो गए हैं। इनकी बड़ी बहन ने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी बहन भाइयों के लिए वक्फ़ कर दी और लोगों के घरों में काम काज करके अपने बहन भाइयों का पेट पालती हैं। अली का, उनकी फैमिली का, उनकी बहन का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पाकिस्तान, मुंतखब नुमाइंदे और ख़ुसूसन अली अमीन ख़ान से मुतालबा है कि हमारी दादरसी की जाए और हमारे भाई की नौकरी बहाल की जाए, ताकि हम बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपने बहन भाइयों की किफ़ालत कर सकें। अपने मेज़बान, अपने होस्ट रिज़वान ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।